जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ फिर से विविध जीएस जीके की सीरीज की शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। जीएस जीके विविध की ये सीरीज हम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किए हैं। आप कोशिश ये करिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, चलिए आज की सीरीज की हम शुरुआत करते हैं आपके साथ मिलकर। और आप लोग कॉपी कलम जब लेकर बैठेंगे तो सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि हम केवल प्रश्न के उत्तर ही नहीं बताएंगे, कोशिश ये करेंगे जो प्रश्न आपके लिए नोट डाउन करने लायक है हम उसे आपको लिखित में नोट कराते चलेंगे। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपको केवल उत्तर जानना होगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और एक एक करके तेजी से हम इस सीरीज को पूरा पढ़ेंगे। सभी साथी तैयार हो जाएं। पहला है कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। आप सभी कमेंट जल्दी जल्दी आने चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें ये बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हद तक पूरी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट बताइए, आप जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके बताएं। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। 3 बीघा विवाद भारत और बांग्लादेश के साथ। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। आप सभी लोगों ने बांग्लादेश और भारत के बीच है। यह गलियारा 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है। भारत के अधिकार में था, लेकिन शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों के नाते 26 जून 1992 को, कब 26 जून, आवाज़ साफ आ रही है? जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्या आवाज़ आप लोग को साफ आ रही है। 26 जून 1992 को एक समझौता के तहत यह 3 बीघा सामने आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे खाली कमेंट करके बताएं कि क्या आपको आवाज़ मेरी साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है या नहीं, या किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मेधा पाटेकर हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। जल्दी कमेंट करिए, आवाज़ साफ आ रही है नहीं, एक बार कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उसके अलावा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कौन है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर नर्मदा आंदोलन का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन का। चलिए हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सभी लोग एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आवाज़ साफ आ रही है नहीं, स्पष्ट आ रहा है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखना होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उत्तराखंड से शुरू हुआ था। 1973 से 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ने मिलकर इसको आगे लाया था, जिसमें कामरेड गोविंद भी थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। दूसरा आंदोलन है जो परीक्षा में बार बार पूछता है, ये मैती आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं। मैती माने शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार पौधों का रोपण। मैती आंदोलन के जनक कौन था, कोई बता सकता है? कल्याण सिंह रावत। जी हाँ, कल्याण सिंह रावत। ये मैती आंदोलन माने दुल्हा दुल्हन के द्वारा शादी के समय फलदार वृक्ष लगाना, उनको रोपना था। और ये उत्तराखंड के थे। कहाँ के थे? ये है उत्तराखंड के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्होंने इस आंदोलन की प्रेरणा इन्हें कहाँ मिली थी? ये चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। पेशे से ये आप अध्यापक थे। अच्छा, फैन की आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब साफ आ रही है ना। अब अगला है पश्चिमी घाट आंदोलन। पश्चिमी घाट आंदोलन के बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पे कौन थे? कलानंद मणि को माना जाता है। किसको? कलानंद मणि। कलानंद मणि को
माना जाता है। किसको? कलानंद मणि को माना जाता है। तो एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, इसके चारों विकल्प को मैंने व्याख्या कर दी है। अब जरा एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ गया। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी आपके सामने नजर आ रहा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको ये समझ में आ गया। सभी लोग, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए पुराना प्रश्न है। तो उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, आगे है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव। अगर आपके मन में भी इस प्रश्न का उत्तर ए आया है, इसके जवाब पूरी तरह से सही है। माने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र एक आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग, जिसकी अध्यक्षता रूजवेल्ट ने की थी, इसका गठन मानव अधिकारों की सूची तैयार की थी और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की गई थी। इसलिए अगर हम बात करें प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, आवाज़ साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है नहीं, कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नहीं है। महाराष्ट्र प्रभावित है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गोवा प्रभावित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न भी आप हल करते चले और तेजी के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो। डेली इसी टाइम आप लोग लाइव आ जाया करें, धीरे धीरे अब टाइम से। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप परीक्षा में जब जाएंगे बहुत सारे सवाल हमारे पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सभी साथी बताएंगे। सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष क्या होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका सी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात को जानते रहिएगा। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति कौन करता है बताइए आप लोग, नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग एक बार बताइए, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि इनका नियुक्ति कौन करता है। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जहां पर जरूरत लगे इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान धनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम रट लीजिए इस टॉपिक को कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थान क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सबसे धनी स्थान क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान, छोटा नागपुर पठार, ये भी नहीं है। थार का रेगिस्तान भी नहीं है, पूर्वी घाट भी नहीं है। एकदम रटा रटाया प्रश्न है, पर्यावरण का प्रश्न है। आप लोग का उत्तर ए सही है। ये जीएसजी की विविध की सीरीज है, जहां से परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में आप जानते रहिएगा। और इसके बाद इसे सह्याद्री श्रेणी भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर है। और यहीं पर केरल में साइलेंट वैली भी है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट में वाई लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो यन लिखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? लंदन, पेरिस, नई दिल्ली, शंघाई। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुए। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लंदन, पेरिस, नई दिल्ली, शंघाई। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा लंदन। ए वालों के जवाब सही है। रटते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। अगला है, इनमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? अब ऐसे प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आए
तो याद रखिएगा कि 3 विकल्प एक सा होता है, एक अलग होता है, डिफरेंट होता है, हमें उस डिफरेंट विकल्प को ही चयन करना। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके बताएं कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सब्जी, फल, केचुआ, एल्युमिनियम फॉइल। देखिए सब्जी को फेंकेंगे तो खत्म हो जाएगा, फल भी, केचुआ भी, लेकिन एल्युमिनियम की फाइल नहीं होगा, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। जीवाणु कवक माने जो पदार्थ जब निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल जो होती है माने डिकम्पोज हो जाए स्वतः अपने आप, लेकिन जो निम्नीकरण क्या होता है, जैसे जिसमें जो खुद से ना हो, जिसमें जैसे प्लास्टिक की चीजें हो गई, एल्युमिनियम फाइल हो गई, लोहा हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं और अगले सवाल अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रथम विदेश दौरा किस देश में किया था, तो ये उनके मृत्यु के नाते सवाल पूछा गया है, तो उनका पहला बांग्लादेश में था। ठीक है, दूसरी बात, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तो उनका भी पहला दौरा बांग्लादेश ही था। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, एक बार सभी से साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो यह है 26 अक्टूबर सन 2006, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। यहाँ तक जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी। यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान से देखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा मेरा है आराम हराम है, ये किसका नारा है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, लाला लाजपत राय की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो परीक्षा में पूछा जाता है, कोई बता सकता है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अगर डेली सीरीज क्लास में रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक की रचना क्या है, कोई बता सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गीता रहस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है गीता रहस्य, एकदम रटने वाला है, गीता रहस्य रट लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का क्या है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा इनकी रचना है द इंडियन पिलग्रामी, द इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलग्रामी। लिखना चाहे लिख लीजिए, वैसे आपकी मर्जी। बाल गंगाधर तिलक की एक रचना और भी अगर लिखना चाहे तो भी लिख लीजिएगा, द आर्किटिक होम इन द वेदाज, द आर्किटिक होम इन द वेदाज। ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है, अगर आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछ ले, कोई प्रश्न कोई सवाल तो नहीं है ना, अगर हो तो आप तुरंत हमसे पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आगे चलते हैं, इसके साथ एक और अगला प्रश्न है आपके सामने जो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तथ्यों को निचोड़कर। अगला है आपके सामने, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारी योजनाएं हैं, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी योजनाएं। एक बार सारी योजनाओं को हम जब जल्द ही आपके लिए करंट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तो उन सब में उस समय हम आपको इस सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014, माने ए वालों के जवाब बहुत ही सही है। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई सवाल, एकदम सही जवाब आप लोग का आ रहा है। जी हाँ, बोको हराम कहाँ के आतंकवादी संगठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पूछा जाता है। देखिए, बोको हराम कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया, ये सभी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा नाइजीरिया, माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है। अब इसके बारे में जान लीजिएगा, ये नाइजीरिया का है। इस आतंकी संगठन को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रीविस के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का आतंक ज़्यादातर उत्तरी अफ्रीकी महादेश में फैला हुआ है। आगे है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है, मोस्ट आईएमपी सवाल है।
ये भारतीय संविधान के सवाल है। मैं चाहूँगा आप इसका जवाब जरूर देंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। मैं चाहूँगा इसका जवाब आप सब जरूर दें। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एकदम सही आप लोगों ने बताया है। प्रधानमंत्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुख्य सचिव का चयन प्रधानमंत्री करता है। रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला है सवाल आपके सामने, कह रहा है कि भारत एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? इसका जिक्र प्रस्तावना में किया गया है। इसका जिक्र प्रस्तावना में किया गया है। मतलब भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश का कोई एक धर्म, कोई एक मजहब नहीं है। ये सभी धर्मों को समान आदर करता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही यूनिक इंपॉर्टेंट सवाल है ऐसे। अगला सवाल आपके सामने है, भारत की सिलिकॉन वैली है, कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए क्लास कैसी लग रही है। मैंने जीके सीरीज आप कितना बढ़िया करके आ रहे हैं। डेली आपको नए सवाल मिलते हैं। जी हाँ, बेंगलोर इसका सही जवाब है। सी वालों के सही आंसर। तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? एकदम इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। एकदम रट लीजिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद किसके साथ है? सभी लोग जवाब तो जरूर देंगे, कुछ करें ना करें लेकिन जवाब जरूर देंगे। देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1972 में अगर हम बात करें, 1972 में दोनों देशों ने नदी संबंधित मुद्दों के साथ एक संयुक्त जल आयोग का गठन किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1983 में रिपोर्ट तब आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत तीस्ता नदी का पानी 39% भारत और 36% बांग्लादेश देने का समझौता किया था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम इसकी थियरी लेकर आएंगे। एक मेरा ये है कि आप अगर मैं इसके साथ जीएस की एक पैरेलल सीरीज शुरू करूं जीके की, तो कौन सा विषयवार सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला है आपके सामने, निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? जैन, मुस्लिम, पारसी, उपयुक्त सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा किसके आधार पर? जनगणना 2011 के आधार पर। जनगणना 2011 के आधार पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। कमेंट जरूर करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर जैन भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, ऑल ऑफ दीज। एक बार मैंने बताया, जब भी ऑल ऑफ दी जाए सभी टिप्पणियाँ सही है तो 80% सही होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारत में जो अल्पसंख्यक है 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 19.35% है। 19.35% है। दूसरी बात, इसका अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? कोई बता सकता है किस अनुच्छेद के अंदर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जी हम अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30, ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां पर इसका जिक्र किया गया है। भाई ये बात किसी के मन में भी आ सकता है ना कि कहां पर इसका जिक्र किया गया अल्पसंख्यक शब्द का। तो यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। आगे हम देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एकदम हलवा सवाल है। मैं चाहूंगा तीनों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी जवाब जरूर देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके 3 अंग होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कितने अंग होते हैं? अगर अंग पूछेगा तो अंग इसके 3 होते हैं। एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, हम चलते इसी के साथ और अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट करते चलिएगा जहां आपको जरूरत लगे। समझ में आ रही क्लास? अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? ये कंप्यूटर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
जी हाँ, जीएसजी के विविध कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश स्पेशल का सम्मिलित क्लास है ये। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अनुच्छेद तो बताया 29-30 में। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका सही जवाब है। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, ए वालों के जवाब सही है। मतलब सब्जेक्ट हिसाब से कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर मैं शुरू करूं तो किस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कब लागू? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद अगर बात कर दिया जाए तो जब अनुच्छेद की बात आ जाए, अनुच्छेद 21 से इसका संबंध है। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और यह एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ये बार बार परीक्षा में पूछ सकता है कि जो आरटीआई है यह कौन सा अधिकार है? तो आरटीआई एक कानूनी अधिकार है। यह सर्वोच्च न्यायालय के ईसर आयल लिमिटेड बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया था 12 अक्टूबर 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 2005, एकदम रटने वाली चीज है, ठीक है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जहां नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम और आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा को जीने का अधिकार है? मोस्ट आईएमपी सवाल है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और नोट्स में आपको होगा। देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। जी अनूप जी ने बताया कि राष्ट्रपति की साइन 15 जून 2005 को हुई थी। सही है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 21, यहाँ पे एकदम सही जवाब। अनुच्छेद 14 क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 20 क्या है? मैंने भारतीय संविधान सीरीज में सभी टॉपिकों को पढ़ा दिया है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो याद रखिएगा टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हर क्लास की लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। देखिए पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? फोर्ट्रॉन को मानी जाती है। इसे हम HLL पहली से उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। जिसका विकास कब हुआ था अगर देखा जाए 1957 में हुआ। किसने किया था? IBM कंपनी के किसने किया था? जॉन बेकस ने। ठीक है, इसको भी आप रट सकते हैं। आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, एक बार आप जाके देख लीजिएगा भारतीय संविधान की सीरीज में। इसके साथ हम चलते हैं और आगे। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी है। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 1981 में इसका चयन किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में से अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह दिवस पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा? 25 नवंबर। ये आईएमपी है। यह दिन घोषित किया गया था कब? 1981 में। लेकिन यूएनओ ने इसे कब मान्यता दी? यूएनओ ने इसे कब मान्यता दी? बताइए आप लोग। 1999 में। ये दोनों बातें याद रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और कोई सवाल आपका है? चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? तो यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। क्या आपने वीडियो को शेयर किया है? जरा बताइए जल्दी से कमेंट करके।
आपने शेयर किया है कि नहीं? यहाँ पर बांग्लादेश का सही जवाब होगा। ठीक, आगे चले। जातक कथा का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर से जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से मिलती है। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपको उपलब्ध कराई जाती है। जब भी मुझे समय मिलता है तो हम आपके लिए लाइव सेशन लेकर आ जाते हैं। ये सभी क्लासेज आपको टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर ई लर्निंग विद दुर्गेश आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। जातक कथा का संबंध है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताइए, जातक कथा का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। एकदम रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये किस भाषा में है? ये पाली भाषा में है। ये पूछा जाता है किसमें? पाली भाषा में है। पाली भाषा में है, इनके जन्म से पूर्व की है। और यह खुद्दक निकाय का अंग है। किसका है? यह खुद्दक निकाय का अंग है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा यहाँ पे सवाल जवाब जरूर दीजिएगा। मंगलयान कब हुआ था? 5 नवंबर 2013। बताइए, कमेंट करिए कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा से। जितने भी भारत का लॉन्चिंग पैड क्या है? श्रीहरिकोटा है। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे केंद्र की कार्यपालिका कहाँ होती है। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सेनाध्यक्ष। यहाँ पर जो दिया है सेनाध्यक्ष, चौथा विकल्प सेनाध्यक्ष है, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे पीछे छुपा हुआ है सेनाध्यक्ष, शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो सेनाध्यक्ष में होगा नहीं, डी को पहले ही काट देते हैं क्योंकि आपको दिख भी नहीं रहा। तो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिसका अगर हम बात करें कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है मंत्री परिषद में निहित होती है। ये भारतीय संविधान में हमने पढ़ाया है। आप घर बैठे सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग क्लास प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास प्रतिदिन आपको इसी समय इसी चैनल पर लाइव मिलती है। डेली क्लास के लिए आप सभी जुड़े रहिएगा। आप सभी का स्वागत है। अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिएगा कि दुर्गेश सर की क्लास जीएसजी के विविध की कितने बजे से आपके लिए लाइव आती है, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू आप सभी का। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या इंस्टाग्राम दुर्गेश सर के नाम से सर्च करके भी वहाँ पे कर सकते हैं। टीम आपको वहाँ पे दे देगी। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा,